आज हम चर्चा कर रहे हैं अवैध खनन की। हालांकि ये चर्चा इससे पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और मुकेश जी हैं समाजवादी पार्टी को किसी तरह सेव करने के लिए, और संजय जी हैं, इन्होंने बहुत लिखा है अवैध खनन पर। इनके हाकर की भी पिटाई खनन मंत्री के यहाँ हो गई, बता रहे थे अभी। तो ये सारी चर्चा हो, लेकिन पहले कहावत थी कि रेत से तेल नहीं निकलता है। ये कहावत हमें लग रहा पुरानी हो चुकी है। रेत से ही सरकार तेल निकाल रही है और अपने लोगों को उपकृत करने के लिए रेत का ही उपयोग हो रहा है। और वर्तमान मंत्री पर यह आरोप है कि वो बड़ी कुशलता से काम कर रहे हैं। सरकार अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो लोग सोच रहे थे कि शायद इन मंत्री का कुछ खरोच लगेगी, लेकिन उन लोगों की खरोच लगी जिन्होंने इनकी शिकायत की थी। तो ये खेल इसी तरह सरकार के साथ चल रहा। सरकार सिंडिकेट ऑफिशियल सिस्टम पूरा जो है एक साथ सिंडिकेट बना के अरबों रुपए की खनिज का से मालामाल हो रहे। इस चर्चा को हम आगे देश के दूसरे भागों में ले जाएगी। संजय जी, आप लगातार लिख रहे हो, अनवरत लिख रहे हो, और आपने बताया कि आपके हाकर की पिटाई हो गई। हालांकि अच्छा है कि आप तक उनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। क्या स्थितियां हैं, क्यों यह अवैध कारोबार रुक नहीं रहा? रावीन जी, देखिए, बड़ी विडंबना है। सरकार एक तरफ ये बात का बयान करती है कि उनके युवा मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे, और शायद उनके मन में होगा भी अच्छा काम करने के लिए, लेकिन मुझे राजनीति का फलसफा एक समझ में नहीं आता। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जो मामूली प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता है, रातों रात मंत्री बनने के बाद और खासतौर से खनन मंत्री बनने के बाद हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन जाता है? जी। जो व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत करता है, उसके पास आरोपों के अंबार कैसे लग जाते हैं? एक आईपीएस अफसर अपने परिवार की जान बचाने की गुहार क्यों कर रहा है? क्या कसूर इतना है कि उसने खनन मंत्री के खिलाफ आवाज उठा दी थी? क्या इस प्रदेश में अब यह लागू हो जाएगा कि जो खनन मंत्री के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वही हश्र हो जाएगा? मेरे हॉकर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अखबार बांट रहा था जिस अखबार में खनन मंत्री के खिलाफ खबर छपी थी। तो क्या इस लोकतंत्र में खबर लिखने का भी राइट किसी को नहीं रह जाएगा? क्या आप इस प्रदेश में ये तय कर देंगे खनन मंत्री के खिलाफ जो बोलेगा, जो लिखेगा, वो इस प्रदेश में नहीं रहेगा? लोकतंत्र में तो नहीं, समाजवाद में हो सकता दिक्कत है। हाँ, रामीन जी, बड़ा दुख का विषय है कि मुझे लगता है कि मैं मुकेश जी की कुछ बातों से सहमत हूँ। ये बात जन चर्चा का विषय है, पार्टी के अंदर चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि खनन मंत्री मंत्रिमंडल में रहे। परिवार में जो भी बातें हो वो आम लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति के दबाव की वजह से खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जैसे लोग उनके मंत्रिमंडल में हैं, तो दाग परिवार के किसी व्यक्ति पर नहीं लग रहा, दाग उनके ऊपर लग रहा है। सरकार उनकी है, इकबाल उनका है, उनका राजनीतिक कैरियर लंबा है, आरोप उनको झेलने पड़ेंगे, बदनामी उनको सहनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में खनन को लेकर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। सोनभद्र में किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो खनन के खिलाफ आरोप लगा सके। जिला खनिज अधिकारी है, पिछले 4 वर्षों से वहां तैनात है। आपको जानकर हैरानी होगी, वहां के डीएम 3 डीएम उसको हटाने के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन जिला खनन अधिकारी उन जिलाधिकारियों को ही हटवा देता है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? और सबसे गंभीर बात यह है, मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा, पूरी सरकार कह रही है कि गोमती नदी साफ होनी चाहिए, गोमती नदी का अभियान होना चाहिए। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क के ठीक पीछे हिम्मत देखिए इन खनन माफियाओं की, रातों रात में 300-400 ट्रैक्टर लगा के खनन का काम शुरू करा दिया गया। कई दिन खनन चलता रहा, मैंने खबर छापी, हंगामा हुआ, जिलाधिकारी ने कमेटी बनाई, कमेटी ने पाया, हाँ, आप लखनऊ में राजधानी में जनेश्वर मिश्रा पार्क जो आपकी सरकार का आइडियोलॉजी वाला पार्क है, उसके पीछे गोमती नदी तक को आप नहीं छोड़ने हैं। लेकिन हम आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता में हो, क्या बिना सत्ता के ये सिंडिकेट जो गठजोड़ है ये चल सकता है? नहीं संजय जी, आप भी बताइए, क्या उमा भारती जी पे आरोप नहीं लगे थे रेड्डी बंधुओं से संबंधित? रावीन जी, जो आपने कहा बात को, सत्ता के सिंडिकेट चलना दिनों की तो बात छोड़ दीजिए, मिनटों में भी नहीं चल सकता। और उत्तर प्रदेश में तो एक नया प्रयोग हो रहा है, खनन के लोग यहाँ के रेट कम दे रहे हैं तो पंजाब और दूसरे राज्यों के लोग भी बुलाए जा रहे हैं, उनको खनन का काम दे दिया जा रहा है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पैसे के कमाने के लिए? और दूसरी बड़ी गंभीर बात है, सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, बिल्कुल सवाल हमारे संतुलन का है। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप नदियों के किनारे खोद डाल रहे हैं, आप उनके संग इतना खनन कर रहे हैं, नेचर की तबाही का आपको अंदाजा नहीं है।
आप पैसे के लिए नेचर के साथ भी खिलवाड़ कर देंगे, केदारनाथ आदमियों की हत्याओं कराना शुरू कर देंगे, धमकी दिलाना शुरू कर देंगे। देख लीजिए। हो क्या रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है रामेश जी, एक कहावत है, बहुत बड़ा दार्शनिक की लाइन है जी। कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए, बिल्कुल। ये न्याय कहाँ दिख रहा है? हम किस स्थिति में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी संजीदा हो रहे हैं अगर वो खनन को कारोबार को गायत्री को पनपने का मौका दे रहे हैं? आखिर किस हैसियत से हम लोग बात कर पाएंगे कि प्रदेश के एक मंत्री लगातार इस तरह के कारोबार में है? मैं व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप ये देखिए खनन मंत्री का बेटा के ऊपर आरोप लगता है कि वो एक लड़की को अपहरण करके 1.5 महीने तक ले गया, उस लड़की का बाप दर दर भटकता रहा, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, उनके ऊपर प्रॉपर्टी कब्जाने के लेकर लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे। तो आपकी सरकार का एक मंत्री अगर इतनी गुंडागर्दी कर रहा है तो आप इसको इतनी गुंडागर्दी का लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? सरकार ने जिम्मेदारी पत्रकारों के हिस्से में डाल रखी है। हाँ, और फिर वो पत्रकारों को मेरे हॉकर से कह रहे थे अभी तुम्हारी बारी है, और बाकी लोग जो लिख रहे हैं उनसे भी चलिए मुकेश जी, तो वो बड़े माफियाओं के हैं या सपा या बसपा के नेताओं के हैं? जो बड़े पट्टे देखे हमने, जो रिसर्च में आया है। संजय जी, अधिकारियों की चर्चा हम करते हुए आप तक आ रहे हैं, क्या केवल नेताओं पर ही आरोप लगाते रहेंगे हम लोग? उन अधिकारियों की बात क्यों नहीं करेंगे जो लगातार इसमें इन्वॉल्व हैं, चीजें कर रहे हैं? उनकी भी चर्चा तो होनी चाहिए। रामेश जी, आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया है, और नेताओं पे तो दोष लगाना बड़ा आसान हो जाता है, हम लोग कर ही लेते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 80 जिलों से ज्यादा के डीएम इन्वॉल्व खुद हो गए हैं। जिलों में डीएम बनने के लिए मार रहती है, जिले में जिलाधिकारी कैसे बने इसके लिए नेताओं की चरण उठाने को तैयार हो गए। आईएएस अफसर अपनी सारी इज्जत दांव पे लगाए बैठे हैं। जब जिले की पोस्टिंग मिलती है, उनको मालूम है कि खनन पे अगर उन्होंने एक बार भी रोक लगाने की कोशिश करी तो मिनटों में उनको हटा दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से जिले की कुर्सी मिली है उनको, तमाम तिकड़ों में करके मिली है। तो बेहतर है कि उस सिस्टम में शामिल हो लो, उस सिस्टम से कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। खनन के पैसों से कई जिलों के डीएम ने अपनी बेशुमार दौलत इकट्ठी करना शुरू कर दी है। एक घिनौना गठजोड़ बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें नेता भी शामिल है, जिसमें अफसर भी शामिल है, और जिसमें सत्ता में जिन लोगों की निगाह रोकने के लिए होनी चाहिए थी वो भी शामिल है। कितना गंभीर बात है, कल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की रिपोर्ट पे सवाल खड़े कर दिए। अब किससे न्याय की बात करेंगे? लोकायुक्त भी अगर इन्वॉल्व होंगे, लोकायुक्त की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट सवाल खड़ेगा। आखिर गायत्री प्रजापति को बचाने के लिए लोकायुक्त सीमा से बाहर जाके क्यों चलेगा? ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बचे हुए हमारे लिए न्याय के लिए, बाकी पूरा सिस्टम एक तरफ हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स इस प्रदेश के लगातार सत्ता के साथ मिलकर इस तरह के अवैध कारोबार को बढ़ावा अब से नहीं सालों से दे रहे हैं, और इसका हश्र कहीं ना कहीं बहुत खराब होगा। एक आपको याद होगा, पिछली रिजीम में इसी पैसे के लालच में एक आईएएस अफसर को गोली मारनी पड़ गई थी। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि अगर वो पैसे के इस खेल में इतना इन्वॉल्व होंगे तो ये नेता भी उनका उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, और ये गठजोड़ किसी दिन इतना नेक्सलाइट के रूप में सामने आएगा। जनता कहीं ना कहीं विद्रोह करेगी, क्योंकि अब वो ऊब चुकी है इस पूरे घिनौने गठबंधन को देखते देखते। बिल्कुल संजय जी, जो हालात बता रहे हैं, ये हो सकता है कि सच्चाई आज न हो, लेकिन ये सच्चाई के आसपास दिखते हैं। संजय जी, हम आपके पास आ रहे हैं, ये लोग तो टाल मटोल करके बात आप तक ले आते हैं। मंत्री जी वही कर रहे हैं जो नेताजी चाहते हैं, ये कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? 100% सच है ये, अगर उनकी पार्टी के लोगों की बात माने और जो हालात है उनकी बात माने। मैं बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। ये बात मुकेश जी की बिल्कुल सहमत हूं मैं कि मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि गायत्री प्रजापति इस तरह के कारनामों को अंजाम दे। लेकिन पार्टी के जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं वो बताते हैं कि गायत्री जी सपा मुखिया के काफी करीबी हो गए हैं, और उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो पिछड़ी जातियों का प्रयोग है, खासतौर से बिहार में आया है, अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर वो एक बड़ा गठबंधन बना सकते हैं। गायत्री प्रजापति जी इस खेल के उस्ताद हैं, माहिर माने जाते हैं कि जो उनके खिलाफ बोले या तो उसको वो एडजस्ट कर ले, समझा दें, प्यार से समझा दें, पैसे से समझा दें, वरना उसको धमका दें। तो पैसे से समझाने वाली रणनीति शायद उन्होंने नेताजी को अच्छे से समझा दी है, और इसलिए यही कारण है कि जब नेताजी का वरदस्त है तो शायद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं झिझकते हैं। उनके पिता हैं, पार्टी के मुखिया हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, और इस गंभीर स्थिति का आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं कि अकेला मंत्री उनकी सरकार को किस तरह बदनाम कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि प्रदेश का वो पहला मंत्री ऐसा होगा
जो एक बड़े रूप में कुछ दिनों बाद हमारे सामने आएगा। मेरे बहुत विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि गायत्री प्रजापति के कुछ लोग अब एक एयरलाइंस खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो कम से कम एक अच्छा निवेश करते हुए हमको मिनिस्टर दिखाई देगा कि जो अपना काला पैसा विदेश भेजते भेजते दुखी हो चुका है, तो कम से कम वो एक नई एयरलाइंस खरीदने की कल्पना कर रहा है। तो आप देखिए कि इतने संजय जी जो बता रहे हैं ये तथ्य इनके अपने हैं जी, बिल्कुल। और इन्होंने बड़ा काम किया है। अनवरत इनका अखबार जो है वो इस पर खबरें प्रकाशित करता रहा। खुद ही बता रहे हैं कि इनके ऊपर मंत्री जी की कितनी कृपा हाकर वाकर को ठीक ठाक किया है। लेकिन आप गंभीर बात कर रहे हो, हम लोगों को भी थोड़ा सचेत रह के रहना चाहिए। अध्यक्ष जी क्या आप इस और तो कर रहे हैं, मुकेश जी भी कह रहे हैं कि नहीं होगा, काम करेंगे, लेकिन हालात क्या है? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? नदियां पहाड़ ये सब हम खत्म करके जाएंगे? अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा है कि 2030 तक तमाम नदियां विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी, सबसे गंभीर सवाल यही है कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, चंबल के इलाकों की नदियां हैं, जो पूर्वांचल की नदियां हैं, वो धीरे धीरे अपना आकार खो रही हैं। उनकी गंदगी, उनका पॉल्यूशन, उनका खनन नदियों विलुप्त होने के कारण है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 12 से ज्यादा ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। और ये बड़ा गंभीर खतरनाक संकेत है प्रकृति के लिए। और बहुत अच्छा होगा कि सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, जब प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे और हमारी संपदा बचेगी। तो सबका आभार कि डीडी न्यूज यूपी को आपने समय दिया, एक महत्वपूर्ण चर्चा की। संजय जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप लिख रहे हो, मुकेश जी सरकार को सेव कर रहे हैं। कम से कम ये लोग कुछ काम तो कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, रेत की बात इसलिए हमने की कि रेत पर चुनाव हो सकते हैं। अच्छा हो कि खेत पर चुनाव हो, और सरकारें इस जो भी डिबेट हो रही, जो भी चर्चा हो रही, ये विरोध के लिए नहीं है, इसको गंभीरता से लें और ये जो सारी घटनाएं चल रही इन पर रोक लगाएं। इसी के साथ चर्चा को देते हैं विराम। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।